आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ बनी हुई जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल है, लेकिन एक मुद्दा है, वो है कि टीडीएस जो कट जाते थे सीनियर सिटीजन्स के, तो फॉर्म 15G और H में कोई बदलाव किया गया, ऐसा मैं देख रहा था। तो वो बदलाव आखिर क्या है, कैसे उनको फ़ायदा पहुंचेगा? ये जो 15G और H है, ये नॉन सीनियर सिटीजन्स और सीनियर सिटीजन्स दोनों के लिए है। एक फॉर्म सीनियर सिटीजन्स के लिए, एक नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम थोड़ी कम है, जिनसे नॉन सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें तो उन लोगों के लिए जिनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, और सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें तो उन लोगों के लिए जिनकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है। दोनों ही केसेस में एक प्रोविज़न था कि आपका जहाँ से भी टीडीएस कटता है, सपोज करिए आपकी एक बैंक में एफडी है, वहाँ से आपको 1 लाख का साल का इंटरेस्ट आता है, आपकी और कोई इनकम नहीं है। अब टीडीएस तो बैंक उसके ऊपर काटेगा क्योंकि वो थ्रेशोल्ड से ऊपर है। अब उस टीडीएस को वापस लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, और वो रिटर्न भी अगले साल जुलाई में जब आप करेंगे फाइल, फिर वो रिटर्न प्रोसेस होगी और रिफंड आएगा। चाहे ये केस हो कि आपको रिटर्न भरनी ही नहीं थी, या दूसरा आपको रिटर्न भरनी थी लेकिन सिर्फ इसलिए भरनी पड़ी क्योंकि आपका टीडीएस आपको रिटर्न लेना है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो प्रोविज़न था 15GH डिपॉजिट करने का, डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन कि हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो हमारा टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। अब इस प्रोसेस को आसान बना दिया है। अब आपको जगह जगह पे जाके 15G और H नहीं देना। आप एक बार डिपॉजिटरी को अगर इंटीमेशन दे देते हैं, ये फॉर्म फाइल कर देते हैं, डिपॉजिटरी अपने आप हर उस जगह पे उस फॉर्म को अपडेट कर देगी, और हर जगह ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि इस पैन के ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होना है, सेल्फ डिक्लेरेशन इनकी आ गई है। तो ये प्रोसेस बहुत आसान कर दिया, आपको जगह जगह पे जाके 15G और H अब भरने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ये टैक्स भले ही कट जाता था लेकिन जो प्रोसेस होता बड़ा लंबी होता था, हर जगह जमा करना। ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए ये बहुत ही एक अच्छा कदम। जो कई बार हम लोग को टैक्स रूल में लोग सवाल पूछा करते थे इसको लेकर के। एक सवाल और आया है पुरुषोत्तम राठी जी का। दरअसल ये जो है इन्होंने ईमेल भेजा है। दरअसल इनका सवाल यह है कि एक रेजिडेंट पिता ने भारतीय कंपनियों के लिस्टेड इक्विटी शेयर जो 1 साल से ज़्यादा समय तक होल्ड किए थे, 1 साल से ज़्यादा समय तक, ध्यान रखें चूँकि लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात कर रहे हैं, होल्ड किए थे और अब ये लॉन्ग टर्म शेयर हो गया है, अपने नॉन रेजिडेंट मेजर बेटे को गिफ्ट किए हैं। वो पिता जो थे वो रेजिडेंट थे, नॉन रेजिडेंट बेटा को गिफ्ट किया, बेटा मेजर है। अब नॉन रेजिडेंट बेटे ने इस शेयर को बेच करके जो पैसा मिला उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया है। अब इस निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में छूट मिलेगी क्या? तो पेचीदा लग रहा है। नहीं, देखिए क्लियर कट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने ट्रांसफ़र कर दी है अपने बेटे को। बेटा आपका मेजर है, नॉन रेजिडेंट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेजर है वो अपने नाम पे उसको टैक्स लायबिलिटी उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ट्रांसफ़र उनके पैन पे हो जाना चाहिए। अब जब वो उसको सेल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो ली जाएगी जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, यानी कि जिस रेट पे आपने अपने बेटे को ट्रांसफ़र किया है वो रेट आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे आपने कोई टैक्स नहीं दिया, ना आपने दिया ना आपके बेटे ने दिया है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो ली जाएगी जिस पे आपने खरीदा था। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। अब जब आपके बेटे उस म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, जो भी आपने उनको गिफ्ट किया इन्वेस्टमेंट, आप जब उसको सेल करेंगे उसके ऊपर जो गेन होगा, और आप उस गेन को अगर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए, तो आपको पूरे सेल प्रोसीड्स इन्वेस्ट करनी होंगी या आपको प्रोपोर्शनेट रिलीफ मिलेगा। तो अगर मान के चलें आप पूरा सेल प्रोसीड्स आपके बेटे उसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इसमें क्लेम कर पाएंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल साफ तरीके से कोई ने आपको समझा दिया है। एक सवाल और लेते हैं, जूनागढ़ से आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। नाना लाल पांड्या साहब का सवाल है। इनका सवाल है कि इनके पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। अब होता क्या है कि कुछ यूनिट्स हैं जिस पर इन्हें डिविडेंड मिलता है, लेकिन ये जो डिविडेंड मिलता है वो कैश में या इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता ही नहीं है, लेकिन टैक्स काट लिया जाता है। अब सवाल ये है कि ये समझ नहीं पा रहे कि भाई जब पैसा मेरे अकाउंट में आया नहीं तो टैक्स किस बात का काट लिया। चलिए मान लिया काट लिया, तो जब मैं इसको रिडीम कराऊंगा इस पोर्टफोलियो को, तो क्या हमें टैक्स यहाँ पे छूट मिल जाएगी? इस पे टैक्स तो नहीं लगेगा?
इसमें लक्ष्मण अगर हम देखें तो 2-3 केसेस हो सकते हैं, तो आपको देखना होगा कि कहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन गैप है। अगर आपका डिविडेंड आपके AIS में रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, उसी का डिविडेंड आ रहा है, तो वो डिविडेंड तो सही आपके AIS में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अब आपने कहा आपके बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो पहले आप चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपना कोई और बैंक अकाउंट उसमें दिया हुआ है या गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स दी हुई हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि वो जो आपका डिविडेंड है वो आपका री इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो अक्रूवल बेसिस पे रिपोर्ट तो हो रहा है बट वो साथ ही साथ री इन्वेस्ट हो रहा है। तो आपको अभी आप टैक्स दे रहे हैं, इस साल जो डिविडेंड आपका अक्रू हुआ वो दे रहे हैं, अगले साल जो हो रहा है उस पे देंगे, ऐसे ऐसे करते करते आप हर साल टैक्स देते रहेंगे और जब आप एक्चुअल में उसको रिडीम करेंगे तो वो डिविडेंड जो एक्यूमुलेटेड है उसके ऊपर से अलग से आपको टैक्स नहीं देना होगा और उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं होगी, तो डबल टैक्सेशन आपकी कहीं भी नहीं होगी। आप एवरी ईयर जो आपका डिविडेंड रिपोर्ट हो रहा है उसको देख लीजिए, बट आपको ये चेक करना जरूरी है कि ये री इन्वेस्ट हो रहा है और किसी और बैंक में या किसी और बैंक अकाउंट आपके में नहीं जा रहा। तो बिल्कुल पहली बात तो है कि अगर वो री इन्वेस्ट नहीं हो रहा तो पैसा जा कहाँ रहा है, जिस अकाउंट को आप चेक कर रहे हैं उसमें नहीं जा रहा है तो कहीं और जा रहा है, किस अकाउंट से लिंक आपने किया पोर्टफोलियो को देख लीजिए। मान लिया जाए री इन्वेस्ट हो रहा है तो मेरा सवाल आपसे एक और, री इन्वेस्ट मान लिया जो उनको 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिला, वो री इन्वेस्ट कर दिया गया, तो उस री इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमें गेन हो रहा होगा उस पे मिलेगा। इसमें बेस्ट पार्ट देना पड़ेगा और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जब आपका री इन्वेस्ट हो जाता है तो कंपाउंडिंग होती है, तो जो उसके ऊपर कमाएंगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। हाँ, लेकिन वो जो री इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर दोबारा टैक्स आपको नहीं देना, तो वो बाद के टाइम में वो दिखा सकते हैं कि वो आपका रिपोर्टिंग में ही नहीं आएगा। जब आप जिस भी साल में अपना पैसा निकालते हैं या आज से हम 5 साल बाद की बात करें, वो आपका AIS में रिपोर्ट ही नहीं होगा क्योंकि वो आपका डिविडेंड काउंट ही नहीं होगा, वो री इन्वेस्ट हो चुका है, वो आपका कैपिटल बन चुका है। चलिए, तो कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सिर्फ वो चेक कर लीजिए री इन्वेस्ट ही हो रहा है ना, कहीं और तो पैसा नहीं जा रहा है। और टैक्स रूल में फिलहाल इतना ही। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और जाते जाते एक खुशखबरी आपको दे दूं कि 60 साल पुराने पूरे इनकम टैक्स को बदला जा रहा है, नया कानून लाया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है, ड्राफ्ट रूल, और इसमें बहुत फॉर्म की संख्या भी हो सकती है, कुछ बदले हुए देखिए, फॉर्म की संख्या कम हो, भाषा काफ़ी आसान होगी, कंप्लायंस काफ़ी बेहतर होगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो आपको अगर कुछ सुझाव देना हो उस ड्राफ्ट में तो जाके इनकम टैक्स की वेबसाइट पे दे सकते हैं, और इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ कोई उलझन हो तो tax@moneycontrol.com पे लिख सकते हैं अपने मोबाइल नंबर और नाम के साथ। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते हैं CNBC आवाज़। नमस्कार।